हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस हब पर। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम विज्ञान के उन 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो हमारा पिछला 3 सेशन में नहीं हो चुका है। ये 5 हमारा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण। गाइज इन 5 चैप्टरों को हम आज कंप्लीट करेंगे। इन 5 चैप्टर जो हमारा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित है, इनके प्रत्येक विषय के एक-एक लेक्चर हमारा हो चुका है। अगर हमारा पिछला 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहां से आप इन 3 वीडियो को देख सकते हैं। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। 2 अंक अथवा 5 अंक के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गाइज बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले आपसे एक आग्रह करेंगे कि हमारा जो चैनल है ऑनलाइन साइंस हब, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहे। बढ़ते अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। गाइज पहला प्रश्न हमारा रसायन शास्त्र से है और प्रश्न है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन है। यानी कार्बन के आपके 2 गुण बताना है, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई पड़ती है। आप जानते होंगे कि हमारे चारों तरफ जितने भी यौगिक हैं वो ज्यादातर कार्बन से बने हैं। इसके 2 ऐसे गुण बताना है जो ये इतने विद्वान है। तो गाइज इसके 2 गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह अपने ही परमाणु के साथ एकल, द्वितीयक संयोजक बंध के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा, एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखलन बनाता है। इसे कार्बनिक यौगिक की बहुत सारी संख्या है। गाइज हमारा कहने का अर्थ यह है कि कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है, 4 संयोजकता होने के कारण ये 1 से 4 तक के आबंध बनाते हैं। साथ ही ये अपने आसपास के या फिर और जितने भी दूसरे तत्व है उससे बहुत सारे संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इनकी संख्या हमारे चारों तरफ बहुत सारी मात्रा में देखी जाती है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर कैसे कर पाएंगे। अर्थात आपको कोई एक प्रयोग का या फिर कोई अभिक्रिया का उदाहरण देके बताना है कि अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से भिन्न है। तो गाइज इसके लिए हमारा उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। अर्थात ये जो 2 हैं एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं, तब कुछ अंतर हमें दिखने को मिलता है। आगे दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, न ही गैस उत्पन्न करती है, परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्सर्जित करती है। अर्थात हमारा कहने का यह अर्थ था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल से यह अभिक्रिया ही नहीं करता है। अर्थात जब हम इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराने की कोशिश करते हैं तो कोई अभिक्रिया न संपन्न होती है और न ही कोई गैस उत्पन्न होती है। जबकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होता है और अभिक्रिया संपन्न होता है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि ऑक्सीकारक क्या है। आपको बताना है कि ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक का आपको परिभाषा लिखना है। ये प्रश्न आपको 2 अंक में पूछे जाएंगे गाइज। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं एवं स्वयं अपघटित हो जाते हैं, जैसे KMnO4। KMnO4 गाइज जो ये फॉर्मूला है ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। और ऑक्सीकारक ये एक प्रकार के KMnO4 जो ऑक्सीकारक हैं, और ऑक्सीकारक का हम परिभाषा इस तरह बताए कि वे दूसरे पदार्थों को ऑक्सी करते हैं। वैसा पदार्थ जो किन्हीं दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगा, स्वयं अपघटित हो जाएगा, तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। 3 प्रश्न हमारा हो चुका है। चौथा प्रश्न है हमारा कि सजातीय श्रेणी, 1 मिनट रुक जाइएगा, सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि सजातीय श्रेणी का आपको परिभाषा देना है और इसका उदाहरण भी देना है। तो गाइज इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता है, सजातीय श्रेणी कहता है। उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। और आगे दिया गया कि इनमें CH2 इकाई का अंतर है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जाता है, न कि 2 3 4। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जब देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है जब साबुन को
जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा, उत्तर ये है कि साबुन को जल में डालने पर मिसेल यानी झाग बनता है, क्योंकि साबुन में दो होते हैं। पहला होता है एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिरा। पूंछ जल विरोधी व सिरा जल रागी होता है। अर्थात पूंछ जो होता है वो जल विरोधी होता है, अर्थात जल का विरोध करता है। दूसरा जल रागी होता है, अर्थात वो जल को सपोर्ट करता है। आगे दिया गया है कि जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर से घेर कर गुच्छाओं का निर्माण करते हैं और झाग का भी निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए ये साबुन के साथ झगा मतलब झाग नहीं बनाता है। समझ गए? बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पर जाने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि आपका जो साइंस और सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव के 20 सेशन हमारे चैनल पे हो चुके हैं, अगर आप उस 20 चैप्टर को नहीं देखे अर्थात 20 मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके देख ले। वे जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे अच्छे किताबों से चुने गए हैं, तो वो प्रश्न सीधे आपको 2022 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है हमारा अगला सब्जेक्टिव सेशन का कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, यानी प्रश्न ये है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, यानी आपको इसको हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोलाइसिस का आपको परिभाषा बताना है, साथ ही उद्योग यानी कारखाने में इसका क्या प्रयोग है इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइज ये प्रश्न लगभग 2-3 बार आपके एग्जाम में देखने को मिल गया है, तो लगता है आशा है कि इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे वनस्पति तेल प्लस H2, तो इससे घी का निर्माण होता है। अर्थात हमारे कहने का अर्थ या फिर इस परिभाषा का अर्थ यह था कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम लोग कार्बन से कराते हैं, सॉरी, जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो संतृप्त यौगिक हमें प्राप्त होता है, और यही प्रक्रिया हमारा हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसके जो प्रमुख उदाहरण है वो तेल से घी बनाना है। ठीक है, तेल से घी बनाना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा गाइज है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसी से लिया गया है, और प्रश्न ये है कि डोबेराइनर जो एक वैज्ञानिक थे के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। यानी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो अपने अपने आधार पे एक आवर्त सारणी दिए थे, उसी में से एक थे डोबेराइनर, और वो जो दिए थे आवर्त सारणी उसकी क्या मतलब उनके वर्गीकरण की सीमाएं अर्थात लिमिट क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके एवं सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं हो सका। अर्थात उन्होंने जो बताया था कि 3 तत्वों का एक त्रिक बनाया और उसको वो उन्होंने बताया था, लेकिन वो सभी तत्वों के लिए नहीं लगा था, इसलिए वो उनकी सीमाएं उतना ही तक है, अर्थात उससे आगे वो नहीं जा पाए, अर्थात उनका जो नियम था उससे आगे नहीं लग पाया। आगे अगला प्रश्न हमारा कि न्यूलैंड्स ये भी एक वैज्ञानिक थे। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह से पूछ सकता है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और ये प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन में हो चुका है। इसके लिए उत्तर होता है न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स के जो अष्टक सिद्धांत थे यानी अर्थात अष्टक नियम था उसकी क्या सीमा थी, अर्थात वे हमारा जो सिद्धांत था वे कहाँ पे जाके फेल हो गया था। तो इसका उत्तर होगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक केवल परमाणु भार वाले तत्वों का वर्गीकरण कर पाया, अर्थात कैल्शियम जिसका संकेत Ca होता है उसके आगे के जितने भी तत्व थे उसका वर्गीकरण अष्टक नियम सही से नहीं कर पाया। उससे नीचे तक के जितने भी तत्व थे उसी का वर्गीकरण न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कर पाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इसमें 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इस स्क्रीन का है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। अर्थात मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसका आधार क्या था, उसका किस बेसिस पे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी तैयार की थी। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया। अर्थात वो जो अपनी आवर्त सारणी तैयार किए थे उनका मेन बेस था अर्थात आधार था परमाणु। ठीक है, क्या परमाणु संख्या। उन्होंने एक समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया।
बहुत ही अच्छा प्रयास था। उन्होंने क्या किया था कि एक समान गुण वाले तत्व जितने भी थे उसको एक वर्ग में रख दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, को अलग समूह में क्यों रखा गया है? अर्थात नोबल गैस है या फिर उत्कृष्ट गैस है, उसको वर्ग 18 या फिर समूह 18, जिसको वर्ग 0 के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्यों रखा गया, अर्थात उसको अलग क्यों कर दिया गया? आपके अनुसार इसका क्या विचार है? तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा उत्कृष्ट गैस से अक्रियाशील होती है, अतः अलग वर्ग में रखा गया। अर्थात उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है और भी है, तो इनको अलग इसलिए रखा गया था क्योंकि अक्रियाशील है, अर्थात ये किसी से क्रिया जल्द नहीं करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज, अगला प्रश्न है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? अर्थात आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से उसकी संयोजकता पता चलती है तथा कोश की कुल संख्या आवर्त सारणी होता है, आवर्त संख्या होता है। अर्थात किसी तत्व के जितनी भी कोश की संख्या होगी वही उसकी आवर्त संख्या होगी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ही पता चलता है उस तत्व का सारा जानकारी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज, और अगला प्रश्न विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं उससे लिया गया है। प्रश्न ये है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? अर्थात दक्षिण उत्तर दिशा जो होता है नॉर्थ साउथ, उस दिशा की ओर चुंबक की सुई क्यों मुड़ जाती है? अगर आप कभी अपने स्कूल में या फिर कहीं पे दिक् सूचक देखे होंगे तो आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होगी। गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक् सूचक की सुई की नोक चुंबक के ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है, जो ये सुई को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जिससे विक्षेपित होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा फिजिक्स और इसी चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही लिया गया है। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखा आप समझते होंगे और इसके गुण आपको लिखना है। तो उत्तर में आप इसी तरह से लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, अगर आपका ये प्रश्न 5 अंक में आता है तो 5 में 5 अंक दिए जाएंगे विक्षेप के द्वारा। अगर आप इस तरह से नहीं लिखते हैं तो 4.5 या 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, चुंबकीय सुई रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। अर्थात जो चुंबकीय ध्रुव रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, अर्थात प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मतलब समाप्त होती है। और आगे दिया गया चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। अर्थात पहला जो पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था, इसमें मेन अंतर क्या है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, अर्थात एक क्लोज लूप का निर्माण करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चौथा गुण है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अर्थात जहां जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या अधिक होगी वहां पे आप निश्चित रूप से यह समझेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही लिया गया है। प्रश्न ये है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? हमारा कहने का मतलब यह है कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद अर्थात क्यों नहीं काटती है, आपको इस तरह से ही पूछ सकता है। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर दो दिशाएं की ओर संकेत होगा जो संभव नहीं है। अर्थात यदि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखा हो जाएगी, अर्थात दो दिशा हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या फिर काटती नहीं है। बढ़ते अपने सेशन के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। अर्थात जो फ्लेमिंग हमारा वैज्ञानिक यानी भौतिक के वैज्ञानिक थे, इसके वाम हस्त नियम ये दिए थे, इसके बारे में आपको बताना है और इस नियम को लिखना है। तो इसके बारे में यह है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की दिशा की ओर
तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। गाइज इस नियम को हम बजावते आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। फिगर के माध्यम से समझाने से पहले आपसे ये आग्रह करेंगे कि इसको आप अच्छे से याद कर ले। ये प्रश्न निश्चित ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिगर शायद हमारा अगला थी में है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम हमने फिर से लिख चुका है और ये है उसका फिगर। जैसे आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाएंगे तो ये आपका अंगूठा हो जाएगा, ये हो जाएगा तर्जनी और ये हो जाएगा मध्यमा। ठीक है, ये हो जाएगा मध्यमा। ठीक, तो हम अभी स्क्रीन पे हैं इसलिए हमारा उंगली इधर की ओर है, नहीं तो आपको बाहर की ओर इस तरह से दिख सकता था। ठीक है, तो ये जो ऊपर का उंगली है, सबसे पहले हम अंगूठा के बारे में, ये अंगूठा है इसके बारे में बताएंगे कि ये अंगूठा ये बताता है बल की दिशा, किसकी, बल की दिशा। और ये जो हमारा तर्जनी है ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो मध्यमा उंगली होती है ये बताता है हमारा विद्युत धारा की दिशा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस तरह से याद रखेंगे। अंगूठा किसकी, तो बल की दिशा। मध्यमा अति तर्जनी किसकी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा किसकी, मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली। देख रहे होंगे आप हमारा उंगली, तो ये जो बीच वाली उंगली है इसी को बोलते हैं मध्यमा। और ये मध्यमा उंगली है ये दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही है। प्रश्न है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, अर्थात किस सिद्धांत पे विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है, इसके लिए हमारा उत्तर होगा विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर विद्युत मोटर कार्य करता है, तो हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार होता है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। साथ ही जब उसमें एक लोहे का क्रोड लपटी होती है कुंडली में, जब उस कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उसमें एक फोर्स बल अनुभव होता है जिससे उसका मतलब मोटर का आर्मेचर घूमने लगता है और घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है अर्थात कुंडली के घूमने की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से ज्ञात करते हैं। यही सिद्धांत था विद्युत मोटर का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइज की विद्युत जनित्र अर्थात विद्युत जनरेटर। पीछे हम देखे थे विद्युत मोटर, अब देख रहे हैं विद्युत जनरेटर। इसका सिद्धांत आपको बताना है। तो यह इस सिद्धांत पे काम करता है जिसको हम अब आगे बताएंगे। यह है विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कौन था, तो विद्युत मोटर था। और यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। अर्थात इस सिद्धांत से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनरेटर जो हम लोग कहते हैं जनरेटर, ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा जनरेट करता है अर्थात उत्पन्न करता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। जब आयताकार कुंडली को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके सिरों के बीच यानी कुंडली के सिरों के बीच विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। किस पे, यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिष्ट धारा के प्रमुख स्रोत के नाम लिखिए, यानी कुछ 2-4 स्रोत आपको यानी बताना है जिससे हम दिष्ट धारा डीसी धारा हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके हो जाएंगे उत्तर सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर या डायनमो। ये सब क्या है, दिष्ट धारा के स्रोत हैं, यानी डीसी धारा के सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर और डायनमो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपको अब दिख रहा होगा सही से, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। क्या है प्रश्न कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत आपको बताना है। ये ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से लिया गया है और ऊर्जा के उत्तम स्रोत के बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए उत्तर होगा ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो पहला प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, दूसरा जो आसानी से उपलब्ध हो अर्थात हर जगह और आसानी से उपलब्ध हो, तीसरा भंडारण और परिवहन आसान हो अर्थात जिसको हम अच्छे से रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ले जा सकते हैं, चौथा वह सस्ता हो और पांचवा जलने पर प्रदूषण न फैलाए। तो ये 5 गुण होना चाहिए ऊर्जा में, तब उसको हम कहेंगे उत्तम स्रोत। क्या, उत्तम स्रोत।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको बताना है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा कि उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, अर्थात जो इन 4 गुणों का जो पालन करेगा उसे हम लोग उत्तम ईंधन के नाम से जान सकते हैं। तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा पहला कि दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, दूसरा का आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, तीसरा जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न न करे, और चौथा इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो और उसमें मान अधिक हो। अर्थात ये जो प्रश्न था वो ठीक पिछले वाले प्रश्न की तरह था, बस अपना रूपरेखा अर्थात जो प्रश्न की भाषा है उसको बदल के आया था। तो आप इसी तरह से भाषा को बदल के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी गाइज हमारा ऊर्जा के स्रोत से ही है, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 4-5 बार आपके एग्जाम में देखा जा चुका है। तो अगर आपको 5 अंक का अगर 5 अंक आप अच्छे से लाने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही हल्का प्रश्न है, मात्र 4 लाइन का उत्तर है, और आपको सीधे सीधे 5 अंक आपके एग्जाम में दिलाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हमारा ये है कि पहले प्रश्न हम पढ़ देते हैं, जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है? अर्थात जीवाश्म जो ईंधन होता है, पिछले सेशन में हम बता चुके हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। अगर हमारा पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देख ले, वो आपको 20 अंक दिलाएगा। अगर हमारा जो ये साइंस के आज वाला लेकर अगर 4 सेशन हुआ है, अगर आप 4 सेशन देखते हैं तो प्रत्येक सेशन आपको 20-20 अंक अर्थात 80 में 80 अंक दिलाने की गारंटी लेता है। तो इसके लिए उत्तर होगा, जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा भंडार सीमित है। अर्थात जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण होता है, निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, और इसका भंडार अर्थात इसकी मात्रा जो है सीमित है, लिमिट है। दूसरा का है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तीसरा, जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। चौथा, वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमको फिर से पढ़ देते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। आप सोच रहे होंगे कि अनवीकरणीय स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। क्यों टेंशन लेंगे? क्योंकि हम इसी सेशन में आगे आपको ऊर्जा के अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइस ऊर्जा के स्रोत से ही है कि सौर कुकर यानी सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त है? अर्थात ये जो 3 दर्पण दिए गए हैं इनमें से कौन सबसे अच्छा होगा सोलर कुकर के लिए? तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है। अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर कुकर में कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद क्यों रहेगा? क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप बढ़ सकता है। अर्थात हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण जो यहाँ से आती है उसको फोकसित करता है, अर्थात एक बिंदु पे लाता है, और एक बिंदु पे लाने पे उसका जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, और जिससे हम आसानी से खाना बना सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हम अपने एग्जाम दिए थे 10वां का, उस समय भी आया था, और आशा है कि इस समय भी आ सकता है। प्रश्न ये है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा, जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकल जाती है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न होती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप भूतापीय ऊर्जा को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अर्थात सबसे पहले इसका जन्म कहाँ से होता है? तो भूमिगत जल से, यानी मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जल होता है वह जब तप्त स्थल यानी गर्म जगह के साथ यानी संपर्क में आती है तो वहां से भाप उत्पन्न होता है, और यही भाप धीरे धीरे भूतापीय ऊर्जा का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न हमारा भूतापीय ऊर्जा से ही रिलेटेड नाभिकीय ऊर्जा का महत्व आपको बताना है। अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, क्या इसका इंपोर्टेंस है? तो इसके लिए हमारा जो गाइज उत्तर होगा, इससे पहले हम आपको प्रश्न को हाईलाइट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा कि नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा का परिभाषा पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। और आगे क्या दिया गया कि इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा
हाँ, हम पीछे बता चुके थे कि आगे के सेशन में अर्थात इसी सेशन के अगले प्रश्न में हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और उसके बाद चर्चा करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा। तो गाइस, नवीकरणीय ऊर्जा का जो परिभाषा है, नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय तक असीमित रूप से कर सकते हैं। इसका भंडार अक्षय है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। हमारे कहने का मतलब ये था कि नवीकरणीय ऊर्जा का भंडार अर्थात जो इसका स्टोर है या ये जो जितनी संख्या में उपलब्ध है वो असीमित है, अनंत है, बहुत सारा है। हम कितना भी उपयोग कर लें फिर भी यह क्षय नहीं होने वाला है, अर्थात यह खत्म होने वाला नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते अपने अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पे। तो इसके लिए जो हमारा परिभाषा होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा है जिनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेते हैं तो उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती और इसका भंडार समाप्य हो रहता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अर्थात अनवीकरणीय स्रोत जो ऊर्जा के हैं, इससे हमारा यह संबंध है कि अगर हम इसको एक बार उपयोग कर ले, अर्थात इसका हम लोग एक बार यूज कर ले, तो यह फिर बन नहीं सकता है, फिर इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनकी भंडार भी सीमित है और जल्द खत्म हो जाएंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण। बढ़ते अपने अंतिम चैप्टर की ओर। अंतिम चैप्टर हमारा पर्यावरण है और इससे जो प्रश्न है हमारा, हर साल 2-3 प्रश्न देखे जाते हैं और ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों में हमारा पर्यावरण या फिर ऐसे जो चैप्टर हैं इसको नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है और इस वर्ष तो और समय नहीं होगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत सारा समय उनका खत्म किया है। तो गाइज, जरूर आप इस प्रश्न को अपने कोचिंग में नहीं पढ़े होंगे, तो आपके लिए हम प्रत्येक दिन जो वीडियो लाते हैं फ्री में यूट्यूब पे, जरूर आप देख ले। और वैसे प्रश्न हम चुनते हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रश्न ये है कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु संलांगित होकर ओजोन O3 का एक अणु बनाते हैं। अर्थात ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलेंगे तो एक, अर्थात ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु, सॉरी अणु नहीं परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलेंगे तो ओजोन के एक अणु O3 का निर्माण करेंगे। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में होते हैं। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा का कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षित करता है। आप समझ गए होंगे कि ओजोन किस तरह का निर्माण, कैसे निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि ये कहाँ रहते हैं, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में। क्या करते हैं, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकते हैं और हमको किससे बचाते हैं, तो कैंसर, त्वचा का कैंसर या फिर अल्सर जैसे बीमारियों के होने से हमें बचाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन परत, क्या ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अर्थात हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से कौन कौन ऐसे योजना या फिर कदम है जो ओजोन परत की क्षति को बचाने के लिए चलाए गए हैं। और यह ओजोन परत की क्षति का विषय हम लोग चिंताजनक क्यों बन गया है। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अर्थात ये क्या करती है, हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है, उससे हमें रक्षा करती है ओजोन किरण। ठीक है, ओजोन परत। आगे दिया गया है, इसकी क्षति से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में किया जाता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अर्थात जो ओजोन है O3, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो बहुत ही हानिकारक होती है, जिससे हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर या फिर अल्सर जैसे बीमारियां उत्पन्न होती है, बहुत ही खतरनाक, इससे बचाती है। और इसके लिए चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इसका अब क्षय होना शुरू हो गया है। और क्षय इसलिए होता है जिसे हम रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज कहते हैं, या फिर और अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे रसायन का प्रयोग करते हैं, वो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, जिससे कुछ मात्रा में ओजोन परत को तोड़कर या फिर छेद करके वहां से कुछ मात्रा में पराबैंगनी किरण आ जाती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न तो हमारा नहीं है।
अगला प्रश्न से पहले आपको ये बता दें कि हमारा जो चैनल है ऑनलाइन साइंस हब, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ऑनलाइन साइंस हब के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दें, ताकि जब भी आपके लिए हम नए वीडियो लाएं तो आप तक एक नोटिफिकेशन का बेल पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। गाइज, हमारा जो सब्सक्राइबर की संख्या है लगभग 205 के करीब है। इसे जल्द आप 1000 अर्थात 1K पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम आपके लिए इससे अच्छा सेशन ला सके। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।